हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9th के भौतिकी के अंतर्गत मापन, भौतिक राशियाँ, इसके अंतर्गत आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, फिर मात्रकों की पद्धति, एसआई पद्धति एवं आधारी राशि के बारे में समझा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे। तो स्टार्ट करते, पहला टॉपिक है मानक एसआई उपसर्ग। तो जिस समय में एसआई पद्धति जब दिया गया तो उसमें तो लंबाई का मात्रक मीटर दिया गया था, जिसमें हम 1 मीटर की लंबाई माप सकते थे मीटर के हिसाब से। लेकिन यदि उसमें कठिनाई क्या हुआ कि यदि हमको लंबी दूरी को मापना हो, जैसे कि मान लीजिए कि हमें पटना से दिल्ली की लंबाई मापना है, या यदि मान लीजिए बिहार के किसी छोर से हम मुंबई की लंबाई की माप करें, तो यदि इसे मापना हो तो मीटर में माप करना थोड़ा सा कठिनाई भरा होता है। या यदि मान के चलिए कि हम किसी कॉपी को दे दें, नोटबुक को, और उसकी मोटाई को कहें मापने के लिए मीटर में, तो मीटर में यदि व्यक्त करने की बात करें, मीटर स्केल आपको दे दिया जाए और तब कहें कि यहाँ से लंबाई मापिए, लंबी दूरी है, तो भी आपको कठिनाई होगी। और यदि हम एक पतली सी कोई भी वस्तु दे दें, एक प्लास्टिक की ही छोटी सी कोई वस्तु दे दें पतला, और उसे कहें एक मीटर स्केल दे करके कि अभी से माप के बताइए, तब तो कठिनाई होगी। तो उन लंबाइयों को मापने के लिए लंबाई संबंधी कुछ मानक उपसर्ग दिए गए थे, जिसमें लंबाई संबंधी कुछ मानक उपसर्ग हुए। जैसे पतली लंबाई, यदि मान लो पतली मोटाई को, लंबाई को यदि मापना है पतला पतला वस्तु के लिए, तो वहाँ पे हमें दिया गया मिली, माइक्रो। आप यदि इसी क्रम यदि याद करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो और एट्टो। मिली के लिए अब देखिए इसके मान कितने थे। मिली के लिए 10⁻³ मीटर। माइक्रो के लिए यदि हम बात करें तो माइक्रो का होता था 10⁻, अब पावर 6, 3 बढ़ाते चले जाइए, मतलब घटाते चले जाइए, तो -6 मीटर। नैनो का 10⁻⁻9 मीटर। पिको के लिए 10⁻⁻12 मीटर। फेम्टो के लिए 10⁻⁻15 मीटर। और एट्टो की यदि बात करें तो 10⁻⁻18 मीटर। आपको ये सीरियल वाइज याद करना है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एट्टो, और इसी के क्रम में पावर को 3, 6, 9, 12 कर दीजिए, इसके आगे माइनस लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसके मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हो। यदि हम इसके संकेत की बात करें, मतलब इसके मात्रक की संकेत यदि हम बात करें, यदि हम इसके संकेत की बात करें तो मिली के लिए तो मिली लंबाई की ही है, तो मिली का मीटर m ही होता है। माइक्रो के लिए म्यू, नैनो का n, पिको p, फेम्टो f, एट्टो a। तो इस प्रकार से आप इन संकेतों को और इन मतलब लंबाइयों को याद कर सकते हो, जो हमारा है लंबाई के लिए मानक एसआई उपसर्ग। इसी प्रकार ये तो हो गया हमारा छोटी छोटी लंबाई, मतलब बहुत छोटा छोटा लंबाई है, बहुत मोटा पतला, मतलब बहुत पतला पतला वस्तु है, उसे मापना है। उसके लिए यदि हमें काफ़ी दूरी वाला कोई चीज़ को मापना हो और उसे यदि मीटर में व्यक्त करना हो, तो उसके लिए हम याद करेंगे एक ट्रिक वाइज ही। जैसे आप मेमोरी कार्ड के बारे में जब सुने होंगे तो आपने पढ़ा होगा, उसमें किलो बाइट होता है ना, मेमोरी कार्ड में किलो बाइट, KB जिसको आप कहते हैं, मेगा बाइट MB, गीगा बाइट GB, कहते ना कि 1 GB का मेमोरी कार्ड है, 5 GB है, 16 GB है, 32 GB है। तो वही होता है मेमोरी में भी कि किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, हेक्सा बाइट, पेंटा बाइट, पढ़ते हो ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी यही क्रम आपको यूज़ करना है। तो देखते हैं, हमने अभी पहला कहा था किलो बाइट। किलो बाइट मतलब किलो बाइट पर हमने कहा मेगा बाइट, जिसको आप MB कहते हो, तो मेगा बाइट, मेगा। फिर गीगा बाइट, GB जिसे आप कहते हैं, तो गीगा। फिर उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए लगाते हैं फिर
एक कहते हैं कि हम 1 TB का मेमोरी कार्ड लगाना होता है कि उसको कहते हैं टेराबाइट। तो टेरा 1 TB टेरा। फिर उसके बाद उससे बड़ा पेटाबाइट और उसके बाद एक्सा। तो इतना सारा है। यदि हम इसके माप की बात करें तो देखिए, जैसे यहाँ पे पावर 3 हम प्लस में 3 बढ़ते गए थे, उसमें भी 3 बढ़ते चले जाइए, अर्थात इसका हो जाएगा 10⁻³ मीटर। मेगा का 10⁻6 मीटर, इसका 10⁻9 मीटर, फिर इसका हो गया 10⁻12 मीटर और इसका हो गया 10⁻15 मीटर और एक्स्ट्रा का हो जाएगा 10⁻18 मीटर। यदि हम संकेत की बात करें तो किलो के लिए स्मॉल k, मेगा के लिए कैपिटल M, जीगा के लिए कैपिटल G, टेरा के लिए कैपिटल T, पेटा के लिए कैपिटल P और एक्सा के लिए E। इस प्रकार से आप इसे भी आसानी से समझ करके याद कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि कुछ व्युत्पन्न राशि के मात्रकों के बारे में कि उसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला टॉपिक है व्युत्पन्न राशि के मात्रकों को ज्ञात करने के शर्त। कि व्युत्पन्न राशि के मात्रक को आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। आधारी राशि के मात्रक को तो हमने दिखा दिया, उसके व्युत्पन्न राशि के, तो इसके लिए पहला शर्त है कि आप जिसका भी व्युत्पन्न राशि के मतलब किसी भी व्युत्पन्न राशि का जिसका भी आप मात्रक ज्ञात करना चाहते हो, पहले आप उसके समीकरण को पता करो, अर्थात उसके सूत्र को पता करो। अर्थात व्युत्पन्न राशि के हम कह रहे हैं कि उस व्युत्पन्न राशि के मात्रक का समीकरण का ज्ञान, समीकरण या सूत्र को ज्ञात करें। सूत्र का ज्ञान यहाँ पे कर रहे हैं, सूत्र का ज्ञान। और दूसरा काम होना चाहिए आपको कि उस सूत्र में जो भी आधारी राशि आ रहे हैं उस आधारी राशि के मात्रकों का ज्ञान आपको होना चाहिए, तथा दूसरा होना चाहिए उस राशि में प्रयुक्त आधारी राशि के मात्रक का ज्ञान। ये दो बात आपको प्राप्त होना चाहिए किसी भी व्युत्पन्न राशि का यदि आप मात्रक लिखना चाहते हैं तो। जैसे यदि मान के चलिए कि हम निकालना चाह रहे हैं किसी क्षेत्रफल का, यदि हम क्षेत्रफल का व्युत्पन्न राशि निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि किसी भी पृष्ठ को क्षेत्रफल को यदि हमको ज्ञात करना हो तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और मान लीजिए कि यदि हम इस बोर्ड के हम क्षेत्रफल को ज्ञात करना चाहते हैं, क्या करेंगे, इसकी लंबाई को ज्ञात करेंगे कितना मीटर है, फिर चौड़ाई को ज्ञात करेंगे कितना मीटर है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात आपको यदि ज्ञात हो तो लंबाई को भी हम मापते हैं मीटर में ही और चौड़ाई को भी मापते हैं मीटर में। अर्थात क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा वह होगा मीटर स्क्वायर, या इसी को आप कहते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, क्षेत्रफल का ये हो गया मात्रक, कौन सा, मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार यदि हम आयतन की बात करें, आयतन का मात्रक, तो ये आपने पढ़ा होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई। जैसे कि आप किसी कमरा में हो तो कमरा में देखिए तो फर्श के नीचे लंबाई, फिर सामने से देखिए नीचे में तो चौड़ाई और ऊपर में होता है ऊंचाई। तो यदि हम तीनों में से किसी को भी मापेंगे
वह आप मापिएगा कैसे, तो लंबाई में मापेंगे तो वह भी होगा मीटर में। यदि हम कमरा की चौड़ाई को मापें तो वह भी होगा मीटर में, और यदि हम उसके ऊंचाई को मापें तो वह भी होता है मीटर में। अर्थात इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, जिसे आप घन मीटर भी कहते हो। तो इस प्रकार से 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल दोनों का पता कर सकते हो। तो अब हम तीसरा समझते हैं, घनत्व, डेंसिटी। तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि इसका फॉर्मूला, यदि हम थोड़ा सा इसे बेसिक समझ रहे हैं, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया थोड़ा सा ले रहे हैं, इसके बारे में हमको डिटेल से आगे पढ़ना है सभी टॉपिक के बारे में। घनत्व भी आपको पढ़ना है चौथा यूनिट में, तीसरा यूनिट में ही है, तो आगे आपको सबके बारे में पढ़ना है, हम डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा इसके बारे में मात्रकों से संबंधित कुछ हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं। जैसे कि घनत्व क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ के प्रति इकाई, मान लीजिए कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो उसके प्रति इकाई आयतन में, आयतन तो पता होगा, ठीक है, तो आयतन क्या होता है, जैसे कि क्षेत्रफल क्या हुआ, जिस सतह को आप छू सकते हैं वह हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि हम 1 गिलास दूध लिए हैं, ठीक है, 1 गिलास आपने लिया, 1 गिलास को आप ऊपर से जो छू पा रहे हो जिस भाग को, वह तो हो गया उसका क्षेत्रफल। लेकिन उसमें कितनी मात्रा उसके अंदर, मतलब जितना दूध वगैरह सब आ गया, उसको तो आप नहीं पूरा छू पाते हो, तो जितना पूरी जो मात्राएं पूरा हो जाता है उसको हम कहते हैं आयतन, ठीक है, जिसको आप नहीं छू पा रहे हो। तो हम वही बात हम कर रहे हैं कि जैसे पूरा सा कि घनत्व की बात करें तो पूरी आकृति में से हमें मतलब नहीं है, हमको लेना है उसके 1 इकाई आयतन में उस पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे हम कहते हैं उस पदार्थ का आयतन। अर्थात इसका फॉर्मूला होता है घनत्व का कि द्रव्यमान, उस पदार्थ की मात्रा, हमने कहा था कि उस पदार्थ की जितनी मात्रा है किसमें, प्रति इकाई आयतन में, अर्थात 1 इकाई आयतन में। तो 1 इकाई आयतन में जितना उसका द्रव्यमान होता है, जितना उस पदार्थ की मात्रा होती है, उसे हम कहते हैं घनत्व। और यदि हम चाहें इसका व्युत्पन्न राशि में इसका यदि हम मात्रक निकालना चाहें तो ये तो व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि यह 2 चर पर निर्भर कर रहा है, एक द्रव्यमान पर और दूसरा आयतन पर। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हमारा निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम बटा है तो प्रति, और आयतन का होता है, अभी हमने निकाला था, मीटर क्यूब। ओके। अब इसी प्रकार यदि हम घनत्व के बाद अगला हम चले, यदि हम वेग के बारे में निकालना चाहें, वेग, चौथा हम लेते हैं वेग। वेग क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। फॉर्मूला होता है इसका विस्थापन बटा समय। अर्थात विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु, जैसे कि मान के चलिए कि आप यदि ऐसे चल रहे हैं तो ये तो हो गया, यदि यहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया था और चल के यहाँ तक आप ऐसे आए तो ये तो आपने इतना दूरी तय किया, दूरी में कोई दिशा नहीं होती। जैसे हम वेग की परिभाषा हमने कहा था, तो हमने कहा था किसी निश्चित दिशा में, अर्थात एक दिशा होनी चाहिए, इसमें कोई दिशा नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला था विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या होता है कि जहाँ से आपने चलना प्रारंभ किया अर्थात प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ तक आप अंत में गए अर्थात अंतिम बिंदु, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, यहाँ पे देखिए एक दिशा हमको मिल रहा है, ए से हमने चलना प्रारंभ किया था, घूम करके यहाँ पे आए, तो ये जो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी इसको हम कहते हैं विस्थापन। और यदि हम इसे भी मापें तो मीटर स्केल से ही माप सकते हैं। अर्थात विस्थापन के लिए भी होगा, यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो विस्थापन को भी मापते हैं हम मीटर में, तो मीटर प्रति और समय का हो गया सेकेंड। तो इस प्रकार से आप वेग को भी माप करके वेग के मात्रक को भी ज्ञात कर सकते हो। अगला हम देखते हैं त्वरण। त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात यदि मान के चलिए कि आपने मोटरसाइकिल अभी स्टार्ट किया
और जब आप स्टार्ट करते हो तो क्या अचानक से स्पीड हो जाता है? नहीं होता है ना। आप जब उसे चलाना स्टार्ट करते हो तो वह धीरे 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 उसका स्पीड बढ़ता है और कुछ समय के बाद वो आप मतलब रफ्तार में आ जाता है, पूरा स्पीड पकड़ लेता है। तो या यदि आप साइकिल ही चलाते हो तो साइकिल में भी उसी प्रकार से आप साइकिल पे आपको चढ़ते ही तुरंत स्पीड नहीं हो जाएगा। जब आप साइकिल पे चढ़ोगे तो कुछ देर जब आराम से जब पैडल चला के कुछ उसके रफ्तार को धीरे धीरे बढ़ाते हैं उसको, तब जा कर के वह स्पीड में अंततः आता है। तो क्या होता है कि जब प्रति सेकेंड इसके स्पीड में जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अभी आपने साइकिल पे चढ़ा, अभी आपका है स्पीड, अभी आपने साइकिल पे चढ़ा, अभी तो जब चढ़ोगे तो उसमें तो कोई वेग होगा नहीं, प्रारंभ में वेग है 0। या मान लो कि आप साइकिल यहाँ से चलाते हुए आ रहे हो, यहाँ से आप चलना ना स्टार्ट किया शुरू में, यहाँ पे मान लो कि यदि आप हो, आपने यहाँ से साइकिल को चलाना स्टार्ट किया और जब चलाना स्टार्ट किया या आप यहाँ से दौड़ना ही स्टार्ट कर दीजिए तो अचानक पूरा फुल स्पीड नहीं होता है। आप यदि धीरे धीरे आप स्पीड पहले बढ़ाओगे तो यहाँ पे आकर के मान लीजिए कि आपने स्पीड पकड़ना स्टार्ट किया, इस समय किसी ने आपको देखा और यहाँ से आपका स्पीड बढ़ करके मान लीजिए कि यहाँ पे आप जा रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से आप दौड़ रहे हैं और 1 सेकेंड के बाद, अर्थात ये था पहला जीरो में जिसमें शुरू में आप चले थे स्टार्ट किए थे, उस समय कोई आदमी 1 सेकेंड के बाद जब देख रहा है तो आपका स्पीड था 5 मीटर प्रति सेकेंड। फिर जब अगले 1 सेकेंड के बाद जब देखा अर्थात दूसरे सेकेंड में, तो उस समय में आपका स्पीड हो गया, फिर से देखा तो 7 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब है कि आपके स्पीड में परिवर्तन कितना हुआ? 2 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 1 सेकेंड में आपका स्पीड बढ़ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड। हमने क्या कहा? 1 सेकेंड में आपका स्पीड कितना बढ़ गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से। अर्थात हम यहाँ पे यही जो तुम्हारा आपका वृद्धि हो रहा है, आगे यदि 1 सेकेंड के बाद फिर देखता तीसरे सेकेंड में तो आपका स्पीड मान लीजिए कि आपका बढ़ गया, अगला हो गया 8 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि फिर से आपका बढ़ गया स्पीड। ठीक है, तो ये हमारे कहने का अर्थ है कि यदि आपका स्पीड प्रति सेकेंड यदि बढ़ रहा है तो इसे हम कहते हैं त्वरण, अर्थात धनात्मक दिशा में हो रहा है, बढ़ रहा है तो त्वरण। और यदि घटते रहता है, जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं उसमें ब्रेक मारते हैं तो स्पीड घटता है तो उसको कहते हैं मंदन। इसके बारे में भी हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम बेसिक को हम केवल देख रहे हैं कि तो इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, परिवर्तन की दर, इसे ही कहते हैं हम त्वरण, त्वरण कहते हैं। अर्थात फिर से यदि हम समझें, यदि मान के चलिए कि आप यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, साइकिल चलाना स्टार्ट किए और कोई व्यक्ति यहाँ से आपको देखा, आप यहाँ पे अभी साइकिल से हो और कोई व्यक्ति आपको यहाँ से देख रहा है। अब पहला बार यदि अब आपको देखा t1 समय में तो आपका स्पीड मान लीजिए कुछ है अभी, ठीक है, आपका स्पीड कुछ है, मान लेते हैं कि प्रारंभिक वेग को हम हमेशा u मान के चलेंगे, आपका वेग है अभी u। और फिर कुछ समय के बाद जब वो आपको देखा, फिर से यही व्यक्ति फिर से जब आपको देख रहा है तो कुछ समय के बाद मतलब t2 समय पर तो आपका स्पीड बढ़ करके हो गया v। तो वेग में तो परिवर्तन हो रहा है तभी तो स्पीड बदल गया। तो यहाँ पे यदि हम त्वरण की बात करें तो त्वरण हो जाएगा, त्वरण जिसे आप प्रदर्शित करते हो जिसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन, और इसलिए इसे सूचित करेंगे a से। तो वेग में परिवर्तन की दर अर्थात जितना आपका मैक्सिमम वेग अंतिम वेग हुआ, सो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और डिवाइडेड बाय यदि हम कहें तो टोटल समय अर्थात t2 माइनस t1। या यदि हम a बराबर कहें तो हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय से समय को घटाओगे तो आपको समय ही मिलता है। अर्थात मान लीजिए कि t2 में से t1 को हमने घटाया तो हमको t समय प्राप्त हुआ। तो यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ से आपको इसका मात्रक मिल जाएगा, ऊपर में वेग में से वेग को घटाएंगे तो आपको वेग ही मिलेगा, और वेग का मात्रक अभी आपने पढ़ा था मीटर प्रति सेकेंड। और पहले से नीचे में एक और टाइम आ गया तो टाइम का हो गया समय का सेकेंड, अर्थात इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड इंटू 1/सेकेंड अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा त्वरण का मात्रक। अब हम समझते हैं अगला
बल। बल बल क्या है? तो वह भौतिक राशि जो किसी पिंड पर लग कर के, किसी वस्तु या किसी पिंड पर लगे और उसकी अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, तो उसे हम कहते हैं बल। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है जिसका वजन है 5 किलोग्राम, ये जमीन पे ये रखा हुआ था, और एक लड़का आया और इस पर धक्का दे करके इसे घसका करके कुछ दूरी तक ले गया। यहाँ से धक्का दिया और घसका करके यहाँ से यहाँ तक ले आया, मान लीजिए यहाँ से इस दूरी तक। तो जब वो धक्का दिया, मान लीजिए कि इस दूरी तक तय करा करके यहाँ पर इस पत्थर को घसका करके ले आया। अब बताइए, यदि ये धक्का दे करके उसको ले जा रहा है तो यहाँ पर क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। बल लगा करके उसको घसका कर ले जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये धक्का दिया तो क्या ये अचानक से ऊपर चला गया? क्या मतलब धक्का दिया एक ही बार में तो नहीं जाएगा। मतलब जब धक्का देगा तो धीरे धीरे, पहले एक ही बार, जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक ट्रक में धक्का लगाना हो, आप यदि उसमें धक्का लगाते हो तो क्या एक ही बार में स्पीड पकड़ लेता है? नहीं ना। जब आप उस पर धक्का लगाते हो तो आप पहले देखना, किसी को धक्का लगाते 4-5 आदमी से धक्का लगाएगा, पहले धीरे धीरे पहले बढ़ेगा आगे, फिर जब कुछ दूर आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अंततः पूरे जोर से धक्का लगाने लगता है। तो उसी प्रकार से क्या हो रहा है कि स्पीड बढ़ते रहता है, अर्थात त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो मान लेते हैं इस पदार्थ की मात्रा है 5, मान लेते हैं मात्रा मान लीजिए m किलोग्राम का है, और इस पे जो त्वरण लगा, एक्सेलरेशन जो है वह है a। तो याद रखिए कि इस पर जो लगने वाला जो बल है, यहाँ से जो ये ले जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से ये जो यहाँ तक लाया, तो वह जो बल होगा वह इसके द्रव्यमान और इसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समान बराबर होता है। अर्थात बल जो होगा, इस पर लगने वाला द्रव्यमान, बल को हम F से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो बल जो होगा इसके द्रव्यमान, जिस पिंड पर बल लग रहा है उसके द्रव्यमान, और धक्का लगाने के बाद इसमें जो उत्पन्न हुआ त्वरण उसके गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होगा, यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, जिसको हमने m से प्रदर्शित किया था, और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, और a है एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण का मात्रक अभी हमने निकाला था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गया बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक मात्रक तो इसका बल का ये होता है। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट थे सर आइजक न्यूटन, उनके सम्मान में बल का मात्रक एक और होता है जिसे हम कहते हैं न्यूटन, और इसे हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल N से। हमने कहा एक होता है बल का मात्रक, तो हमारा हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस मात्रक को हमारे साइंटिस्ट हैं सर आइजक न्यूटन, उनके सम्मान में इसके मात्रक को, अर्थात बल के मात्रक को कहा जाता है न्यूटन, और इसे हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल N से। ओके, अगला है दाब। दाब की यदि बात हम करें तो जैसे कि आप देखो कि जब आप मान लीजिए कि किसी बालू मतलब रेगिस्तान में हो, और आप यदि आप खड़े हो या बालू पे आप खड़े हो जाओ, जब आप बालू पे खड़े होते हो तो देखना कि आपका पैर जल्दी जल्दी धंसता है। ओके, और जब आप बालू पे सो जाते हो तो आपका शरीर जल्दी नहीं धंसता है। अर्थात इससे क्या मतलब हुआ, जब हम खड़ा होते हैं तो हमारे पैर का क्षेत्रफल कम होता है, तो इस स्थिति में दाब क्या हो रहा है, ज़्यादा। क्षेत्रफल हुआ कम, दाब हुआ ज़्यादा, उल्टा काम, क्षेत्रफल कम दाब ज़्यादा, क्षेत्रफल कम दाब ज़्यादा। फिर जब हम सो गए तो हमारे शरीर का पूरा क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल ज़्यादा तो दाब क्या हो गया, कम। तो ऐसी स्थिति जब एक के बढ़ने पर दूसरा घट जाए, क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो दाब घट रहा है, क्षेत्रफल घट रहा है तो दाब बढ़ रहा है, उल्टा काम हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि दाब जो होता है वह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल के उल्टा में काम करेगा। अर्थात दाब बराबर हो जाएगा क्या चीज,
क्षेत्रफल हो जाएगा उल्टा में। हमने क्या कहा, क्षेत्रफल के उल्टा में हुआ था। अब दूसरी बात बताएं, तो यदि आप किसी चीज पर मान के चलो कि एक प्लास्टिक या एक पर्दा ही है, आप एक उंगली से दाब लगाओ, तो उंगली से लगाओगे तो कुछ ज़्यादा दूर जाएगा, ठीक है। या आप है कि धक्का दो, आप जितना जोर से धक्का दोगे, जितना ज़्यादा धक्का दोगे उतना आगे तक जाएगा, जितना कम धक्का दोगे उतना कम आगे जाएगा। अर्थात यदि हम बल अधिक कर रहे हैं तो दाब भी अधिक हो रहा है, ज़्यादा दूर जा रहा है ना। किसी चीज़ पर यदि हम बल का प्रहार कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा ताकत लगाएंगे उतना वह आगे की ओर जाएगा, जितना कम बल लगाएंगे उतना धीरे धीरे जाएगा। अर्थात दाब बढ़ रहा है जब हम बल को बढ़ा रहे हैं, और दाब घट रहा है जब हम बल को कम कर रहे हैं। अर्थात ये में सीधा सीधा काम हुआ। तो अर्थात क्या हुआ, सीधा सीधा यदि काम हुआ तो इसका मतलब है कि दाब जो है सो बल के समानुपाती है, अर्थात बल होगा ऊपर। इससे ये निकल गया बल बराबर दाब बटा क्षेत्रफल। तो हम इसकी परिभाषा कहते हैं कि इस प्रकार हमें एक फॉर्मूला मिल गया, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब यदि हम चाहें तो इसी से इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम क्षेत्रफल को एक इकाई मान लें, एक इकाई अर्थात क्षेत्रफल को यदि हम, क्षेत्रफल जो इसका एरिया है उसको यदि हम 1 वर्ग मीटर मान लें, 1 वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर, तो उस स्थिति में दाब जो होगा वह बल के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परिभाषा भी इससे निकाल सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर या वर्ग मीटर है, या इकाई वर्ग मीटर पर लगने वाला बल, इकाई वर्ग मीटर पे लगने वाला बल दाब कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल, या ऐसे भी आप कह सकते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अब यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो अभी हमने कहा था कि बल का मात्रक होता है क्या चीज़। यदि इसके हम मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक अभी हमने कहा था न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक अभी आपने निकाला था मीटर स्क्वायर। अर्थात यदि हम पूरे दाब का मात्रक की यदि हम बात करें तो इसका मात्रक निकल जाएगा न्यूटन प्रति, बल का हो गया न्यूटन बटा है प्रति, और नीचे मीटर स्क्वायर तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तथा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात जो दाब का मात्रक है इसे ब्लेज पास्कल, एक हमारे साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल, उनके सम्मान में इस मात्रक को हम पास्कल भी कहते हैं, पास्कल, और इसे हम सूचित करेंगे पीए से, पास्कल। अब हम सोचते हैं इसी प्रकार से जब गैसों के द्वारा किसी पिंड या किसी वस्तु पर यदि दाब बनता हो तो उसका मात्रक होता है एटमॉस्फेयर, और उसे हम प्रदर्शित करेंगे ATM से। जब यही गैस अर्थात जो हमारे वायुमंडल में जब जो वायु है, गैस मतलब वायु ही, तो हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे जो वायुमंडल है, इसमें जो गैस के द्वारा अर्थात कि हवाओं के द्वारा जो दाब बनता है उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है। जब हम किसी समुद्र तल पर, जब वायुमंडलीय दाब का मान किसी समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब होता है उसका मान 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है, जिसमें 1 एटमॉस्फेयर का मान होता है लगभग, ये अप्रॉक्स हम ले रहे हैं, लगभग 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं ताप। ताप में हमने समझा पीछे कि ताप का जो ऐसा मात्रक है जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत दिया गया था वह तो होता है केल्विन, जिसे आप प्रदर्शित करते हो कैपिटल K से। तो ताप को समझने से पहले हमें समझना होगा कुछ पॉइंट्स और भी। गलनांक, दूसरा क्वथन, और तीसरा क्वथनांक। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता हो, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ करता हो उसे हम कहते हैं उसका गलनांक। जैसे कि पानी को यदि आप 0 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो वह जो है सो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है तब तो वह बर्फ़ में रहता है।
लेकिन जैसे ही 0 हो जाए या उससे थोड़ा सा यदि बढ़ गया ताप, 0 डिग्री सेल्सियस यदि अधिक हो रहा है, तो वह जो होगा पानी, जो वह बर्फ़ का सिल्ली है, वह पिघलना प्रारंभ कर देता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम क्वथन की बात करें तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है, मतलब कि वह खौलने लगता है, उसे हम कहते हैं, उस ताप को हम कहते हैं उसका क्वथन। ठीक है। और जिस ताप पर कोई पदार्थ गैसीय रूप को धारण कर लेता है, अर्थात वह गैस बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो मेनली हमें इसमें समझना है गलनांक और क्वथनांक को। तो गलनांक में हमने कहा कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ कर दे, उसे हम कहते हैं गलनांक। और वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गैस के रूप में बदलना प्रारंभ कर देता है, उसे हम कहते हैं उसका क्वथनांक। जैसे कि बर्फ के लिए हम यदि बात करें तो बर्फ का गलनांक होता है लगभग 0 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इस ताप पर यह गैस बन के उड़ने लगता है। यदि हम इसे केल्विन के रूप में कहें तो आप इसे कह सकते हो, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। और यदि इसे ही हम यदि केल्विन में कहें तो आप कह सकते हो 273.15 केल्विन। यदि हम इस मेनली हमारा तो केल्विन का है, तो केल्विन को यदि हम क्वथनांक के फॉर्म में लिखें तो जो यहाँ पे 100 है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का मान यदि केल्विन में कहें तो इसमें इसको ऐड कर दीजिए, अर्थात 373.15 केल्विन। अर्थात यदि हम केल्विन में कहें तो क्वथनांक का मान जो होता है वह होता है 373.15 केल्विन के बराबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में इसकी परिभाषा हम कहें तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं ऊर्जा। तो यदि हम कोई कार्य को कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर ऊर्जा है, और यदि हमारे अंदर ऊर्जा है तो हम कोई कार्य को कर सकते हैं। तो इससे हम ये बात हम समझ सकते हैं कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात जो कार्य है वही हमारा ऊर्जा के रूप में है, अर्थात जो होगा कार्य का मात्रक वही होगा ऊर्जा का मात्रक। और यदि हम कार्य के बारे में यदि हम बात करें तो कार्य क्या है कि जब हम बल लगा करके कोई वस्तु, मान के चलिए कि यहाँ पर है, तो यदि आप यहाँ पे हैं, एक वस्तु यहाँ पर आपको रख दिया गया, यदि आप इस पे बल लगा करके इसको आप घसकाते हैं, यहाँ से मान के चलो कि आप इसे यहाँ पर ले आते हैं, बल लगा के इसको घिसकाते हुए इधर ले आए, तो आपने बल लगाया इस पर और इसे घसका करके यहाँ तक ले करके आए, तो इसका मतलब कि आपने कार्य किया। आप किसी चीज़ को ले करके एक जगह से दूसरे जगह रखते हो तब ना हम कहेंगे कार्य हुआ। अब ले करके कोई वस्तु को हम खड़े हैं तब तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। कार्य तो तभी होगा जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखें, या हम उसे, कहने का अर्थ है कि उसे हम विस्थापित करें। तो कार्य बराबर फॉर्मूला होगा हमारा, कार्य मतलब बल लगा करके वहाँ तक ले जाना, अर्थात कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। यदि आप मान के चलो कि एक यहाँ पे आप खड़े होकर के आप कुछ देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। कार्य तभी संभव होता है, कार्य हम उसी को कहते हैं जब हम बल तो लगाएं। अब मान लीजिए बल लगा करके आप है कि किसी चीज़ को पकड़े हुए हो तो आपके नज़र में भले ही वह कार्य है कि हम उसको पकड़े हुए हैं, उस पर हम एक दबाव बनाए हुए हैं, बल लगा करके उसको पकड़े हुए हैं, तो आपके नज़र में भले वो कार्य है, लेकिन साइंटिफिक रूल से यदि कहिए तो वह कार्य नहीं हुआ। कार्य तभी माना जाएगा जब आपने बल लगाया और बल लगाने के साथ साथ उसे विस्थापित कर दिया, अर्थात एक जगह से दूसरे जगह कर दिया। ठीक है, तभी उसे हम कहेंगे मतलब कार्य हो रहा है। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो हम इसी के आधार पे यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर, अर्थात इसको हम मात्रक की बात करें तो हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो यही चीज होता है ऊर्जा का भी। ऊर्जा का भी मात्रक होगा न्यूटन मीटर, ऊर्जा का भी मात्रक होगा न्यूटन मीटर, और यही मात्रक होता है कार्य का भी।
कार्य का भी मात्रक होगा न्यूटन मीटर। अब यदि हम समझें इसे तो एक साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल, नाम था उनका जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिनके सम्मान में ये जो न्यूटन मीटर है इसका मतलब कि जो कार्य का मात्रक कहिए या ऊर्जा का मात्रक कहिए, तो इनके सम्मान में जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में इसके मात्रक को जूल कहा जाता है। अर्थात कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, लेकिन इसका एक ऐसा मात्रक ये भी है न्यूटन मीटर। ओके, तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। और यदि आपको कोई डाउट रह गया हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें ताकि समय रहते मैं उसका जवाब दे पाऊँ और उसका आप सही मायने में लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।